सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। अक्सर आपने देखा होगा कि जब जैसे चुनाव का समय आता है, बहुत सारे प्रत्याशी भी हमारे सामने होते हैं और ढेर सारे ऐसे लोग जिन्हें चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा होती है। फिर चाहे नगरीय निकाय क्षेत्र की बात करें या फिर पंचायतों की बात करें या फिर जनपद की बात करें या फिर विधानसभा या लोकसभा की, तमाम ऐसे कई सारे हमारे देश में चुनाव हो रहे होते हैं, क्योंकि लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा हिस्सा इलेक्शन माना जाता है। यहाँ पर आप देखिए कि आज तमाम कई सारे गतिविधियाँ जो है तो हमारे सामने होती हैं, ख़ास तौर पर चुनाव को लेकर के। आपने देखा होगा कि ख़ास तौर पर जहाँ सबसे ज़्यादा फोकस होता है कि चाहे गांव के विकास की बात करें या फिर शहरी क्षेत्र की विकास की बात करते हैं, तो वहाँ पर एक बात सामने आती है कि हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने आखिर किया क्या है। ऐसा ही कुछ माहौल जो है तो अनूपपुर ज़िले का यहाँ पर देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश का वो अनूपपुर ज़िला जो कि कहने के लिए जो है तो सबसे पिछड़ा हुआ है, और अगर यहाँ पर आबादी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा आबादी पिछड़ा वर्ग की होती है, और जैसा पिछड़ा वर्ग की आबादी यहाँ पर ज़्यादा होती है, उसी आधार पर जो है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये देखा जाता है कि किस तरह से अनूपपुर ज़िला हमारा पिछड़ा हुआ है। ऐसे में एक सवाल आता है हमारे सामने कि हमारे इस अनूपपुर ज़िले में कितने निकाय क्षेत्र हैं। लगभग 5 से 6 निकाय क्षेत्र हैं, जिनमें प्रमुखतः सबसे बड़ी नगर पालिका का जो क्षेत्र है वो परिषद पसान है, और इस पसान क्षेत्र में लगभग 18 वार्ड होते हैं, और यहाँ पर की आबादी तकरीबन आज से 5 से 7 साल पहले लगभग 22-23 हज़ार थी। फिर उसके बाद जो है तो घटती हुई आबादी धीरे धीरे करके आज लगभग 13,000, 14,000 या 15,000 के तकरीबन होगी, लगभग एक आंकड़ा कहता है। अब सोचिए कि अनूपपुर ज़िले की सबसे बड़ी नगर पालिका और ये इस तरह के हालात, उसका कारण क्या रहा होगा। तो मैं आपको बताऊं, हमने जब से यहाँ पर के चुनाव देखे, हमें एक बात यहाँ पर देखने को मिली कि इतने वर्षों की राजनीति में और इतने वर्ष जो लगातार चुनाव होते आए हैं, तो हमारे जनप्रतिनिधियों ने आखिर किया क्या है। जब जनप्रतिनिधियों की बात आती है तो हमने यहाँ पर देखा कि किसी भी जनप्रतिनिधि के पास कोई एक मास्टर प्लान था ही नहीं, जिसके तहत जो है तो क्षेत्र का विकास होना चाहिए था। दरअसल ये जो नगर पालिका परिषद पसान क्षेत्र है, ये 2 विभागों में बटा हुआ है। एक तरफ SACL का विभाग होता है, दूसरी तरफ परिषद का स्वयं का विभाग है। अब आप यहाँ पर सोचिए कि इतनी बड़ी आबादी वाला क्षेत्र आज इतनी कम आबादी वाला क्षेत्र कैसे रह गया है, क्योंकि धीरे धीरे जो स्थितियाँ बनती जा रही हैं, उन स्थितियों को देखते हुए यहाँ पर ऐसा लगता है कि आने वाले समय में परिषद से हट करके कहीं ये पंचायती उसमें ना आ जाए। एक तरफ जहाँ वोट बैंक को लेकर के भी जो है तो लगातार राजनीति चल रही होती है, और हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने क्या क्या किया है, जब इस तरह के सवाल हमारे सामने आते हैं तो एक अजीब सी फीलिंग महसूस होती है यहाँ पर। अब आपको एक पास का उदाहरण बताता हूँ। जैसे आप कोतमा की बात करिए, कोतमा में आप जाइए, वहाँ पर देखिए कि जो वहाँ का शमशान घाट यानी कि मुक्ति धाम जिसे हम कहते हैं, वो भी देखिए तो एक बड़ी ही बेहतरीन तौर तरीके से बनाया जाता है, और वहाँ पर जाने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि हम किसी अच्छी जगह पर हैं। लेकिन वहीं जब हम पसान की बात करते हैं तो हम पसान क्षेत्र में देखते हैं कि ऐसी कुछ व्यवस्थाएं ठीक ठाक होती नहीं हैं। एक तरफ हमारे यहाँ कुछ 45-48 लाख की लागत से एक विसर्जन कुंड बनाया गया था, वहाँ पर भी आप चारों तरफ देखिए किसी तरह का कोई रख रखाव नहीं, किसी तरह कोई व्यवस्था नहीं। एक तरफ गर्मी का मौसम होता है, वहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं। आप इसी व्यवस्था को कोतमा नगर पालिका से कंपेयर करिए और वहाँ पर की व्यवस्था देखिए, शायद आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर लोगों ने कुछ करने का प्रयास नहीं किया, अपने तरफ का प्रयास सभी ने किया, लेकिन सबसे बड़ी कमी थी कि यहाँ पर किसी के पास कोई भी मास्टर प्लान ना होना। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर कभी चुनाव होते हैं और किसी क्षेत्र का विकास अगर आपको करना हो तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एक मास्टर प्लान, और उस मास्टर प्लान में यह तय किया जाता है कि हमें एक पंचवर्षीय में कितना पैसा खर्च करना और कहाँ पर खर्च करना और किसके लिए खर्च करना है और कौन सी विकास योजनाओं के लिए खर्च करना है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आज तक जो देखा गया, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बिना राजा की फौज थी। बिना राजा की फौज से मेरा मतलब है कोई मास्टर प्लान नहीं, कोई स्थिति परिस्थितियाँ कुछ भी नहीं, किसी तरह की कोई तैयारी नहीं। जो कुर्सी पर बैठा सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें भरता चला गया। वही सड़क, वही नाली और वही नल। क्योंकि हमने देखा कि कभी किसी ज़माने में हर मोहल्ले में एक नल लगा होता था, तो आज 4 नल लग गए हैं।
एक सड़क बनी होती थी, उसके ऊपर फिर से सड़क बनाई जाती है, वही सड़क टूट फूट हो जाती है, फिर उसके ऊपर फिर सड़क बनाई जाती है। नाली निर्माण का कार्य हो रहा होता है, फिर उसके ऊपर फिर नाली का निर्माण का कार्य किया जाता है। मतलब कुल मिलाकर के यह देखा गया कि हर दूसरे तीसरे वर्ष में या हर पंचवर्षीय में जो है तो उसी योजना को सकारात्मक रूप से फिर सक्रिय कर दिया जाता है। लेकिन जब बात आती है रोजी रोजगार को लेकर के, और ख़ास तौर पर यहाँ इस क्षेत्र की घटती हुई आबादी को लेकर के, मैंने आपसे पहले भी कहा कि इस क्षेत्र में एक तरफ SCCL है तो एक तरफ नगर पालिका का स्वयं का विभाग है। SCCL के मायने अगर देखें यहाँ पर, तो जैसे जैसे यहाँ पर के वर्कर रिटायरमेंट होते हैं तो सीधी सी बात है कि उनके पास रहने की कोई स्थिति या गुंजाइश यहाँ पर होती नहीं है, तो उन्हें या तो कहीं पर ज़मीन खरीदना होता है या फिर वो सीधे अपने गाँव की ओर जो है तो वापसी कर जाते हैं। दूसरा, रोज़गार की बात। रोज़गार तो यहाँ तब होगा जब रोज़गार के बारे में कोई सोचेगा, क्योंकि रोज़गार के बारे में हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने आज तक किसी तरह की कोई सकारात्मक सोच सामने लाई ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, आज तक जितने चुनाव होते आए हैं उन चुनावों में आपने देखा होगा कि किसी भी यहाँ के जनप्रतिनिधि ने, चाहे पार्षद रहे हों या चाहे अध्यक्ष रहे हों, उन्होंने कभी पहल की ही नहीं। और पहल कैसी होनी चाहिए थी? यहाँ पर एक सिस्टम है कि सबसे पहले अगर हमें आबादी वाला क्षेत्र बचाना है, यहाँ पर बसाहट बनानी है, और इस क्षेत्र को कैसे बचाना है, क्योंकि आपका क्षेत्र तो तब रहेगा जब यहाँ पर आबादी होगी, क्योंकि यहाँ पर हर वर्ष लगभग 500 से 1000 की आबादी यहाँ पर घट रही है। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा और आबादी कम होती जाएगी। अब सामने सवाल आता कि आबादी और बसाहट को हम बचाएंगे कैसे? तो आपको बता दूं, आप किसी भी नगरीय निकाय क्षेत्र में जाइए, वहाँ पर आपने देखा होगा, चाहे हम अनूपपुर की बात करें, कोतमा की बात करें, बिजरी की बात करें, कहीं भी आप चले जाइए इस अनूपपुर ज़िले में, आपने देखा होगा एक रैन बसेरा होता है, आवासीय कॉलोनियाँ बनाई जाती हैं, खास तौर पर उन गरीब तबके के लोगों के लिए जिनके पास खुद की प्रॉपर्टी ना हो, खुद की ज़मीन ना हो, तो उन्हें उस आवासीय कॉलोनी का लाभ मिल सके। दूसरा, आपने देखा होगा कि जहाँ पर MP हाउसिंग बोर्ड की जो कॉलोनियाँ हैं, जैसे अनूपपुर में, या हम बिजरी की बात करें या कोतमा की बात करें, तो एक कॉलोनी बनाई जाती है, वो एक उसमें रेंट का सिस्टम भी होता है, और अगर उस प्रॉपर्टी को आप ख़रीदना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। बाकायदा उसकी निविदा निकाली जाती है और सारे सिस्टम होते हैं। तो यहाँ पर इस क्षेत्र को बचाया जा सकता था, लेकिन कैसे? जवाब आपके सामने है। एक तो हम आवासीय कॉलोनियों को निर्माण कर सकते थे, और दूसरा MP हाउसिंग बोर्ड कॉलोनियों का भी निर्माण कर सकते थे। यहाँ पर SCCL का जब कर्मचारी रिटायरमेंट होता उसके बाद वो कहीं नहीं जाता, बल्कि वो प्रयास ये करता, क्योंकि यहाँ से रिटायरमेंट होता उसे कॉलेज को हिसाब देना होता है कि वो रूम कब छोड़ रहा है, उसके बाद उसके पैसे क्लियर होते हैं, तो वो कहीं नहीं जाता, बल्कि उसी MP हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में ही कहीं ना कहीं पर जगह लेकर के और बाकायदा अपने हिसाब से रह रहा होता। दूसरा, अगर हमको यहाँ पर रहना है तो हमें रोजी रोज़गार भी चाहिए, वो कहाँ से आएगा? तो हमारे पास दो सिस्टम है, एक SCCL है जहाँ पर अब तो कहने के लिए कुछ बचा नहीं है, लेकिन हाँ ठेका मजदूरों में जो है तो कुछ काम अभी बचे हुए हैं, और दूसरा नगर पालिका क्षेत्र हमारा। तो अब आपको बता दूं, हमारे इस क्षेत्र में रोज़गार के लिए अगर किसी ने थोड़ा सा भी प्रयास किया होता इतने वर्ष बीत जाने के बाद, तो मैं आपको बता दूं कि जिला प्रशासन यानी कि कलेक्ट्रेट में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि उद्योग संबंधित स्वरोजगार कुछ योजनाएं होती हैं, जिसमें चाहे अगरबत्ती बनाने की बात करें या कपड़ा फैक्ट्री की बात करें या छोटे मोटे ऐसे उद्योग जिनसे लोग अपना जीवन यापन करते हैं। अब समझिए, मैं कुछ समझाता हूँ आपको और देखिए कि कैसे। हम अगर उद्योग कार्यालय जाते हैं और वहाँ पर से कुछ ऐसी योजनाओं को लेकर के आते हैं जो कि नगर पालिका के अधीनस्थ होती, और नगर पालिका एक कॉम्प्लेक्स तैयार करती। वहाँ पर उस कॉम्प्लेक्स के दरमियान जो भी सिस्टम होता, उस सिस्टम के आधार पर लोगों को छोटे छोटे रोज़गार के लिए वहाँ पर उद्योग की स्थापना की जाती। और उद्योग की जब स्थापना की जाती है तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे यहाँ का जो एक आकार है वो कुछ अलग होता, ख़ास तौर पर रोज़गार को लेकर के। और रोज़गार यहाँ पर हमारा स्थायी रूप से होता, और ख़ास तौर पर अगर नगर पालिका के अधीनस्थ ये सारी चीज़ें होती तो 4 पैसे की आमदनी जो है तो किसे होती? नगर पालिका को भी होती और यहाँ पर के रहने वाले लोगों को भी होती। दूसरा, जब अगर हम छोटे छोटे ऐसे उद्योग का निर्माण हम यहाँ पर कर रहे हो, तो उद्योग से मेरा मतलब है कुछ लोग अगरबत्तियाँ बनाते हैं, तो कुछ लोग मसाला बनाते हैं, तो कुछ लोग कुछ कर रहे हैं, तो ऐसे तमाम चाहे कपड़ों की दुकान की बात करें, छोटे बच्चों का कपड़ा बनना, या कई तरह की चीज़ें हैं। आपने देखा होगा कि जब लॉकडाउन का समय था उस वक्त कोरोना काल का संकट बहुत तरीके से छाया हुआ था। उस वक्त जो है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। आपने देखा होगा कि सरकारी संस्थाएं जो है तो मास्क बना रही होती हैं, कुछ लोग सैनिटाइजर्स बना रहे थे, तो तमाम ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, डेयरी फार्म है, कई सारी चीज़ें हैं। हमारे यहाँ अगर मान लीजिए 20 गैरेज वाले हैं, क्यों ना हम उनको समेट करके एक स्थायी जगह पर कर देते हैं, वो अपने हिसाब से चलते। हमारे यहाँ
3 स्कूलें हैं, 4 स्कूल हैं, अलग अलग वार्ड में जो है तो वो हैं, ऐसे कई सारी दुकानें हैं, उनको एक जगह पर स्थायी करते उस कॉम्प्लेक्स में। लेकिन ऐसा होना शायद अब संभव नहीं है। हाँ, रही बात बसाहट की और रोज़गार के लिए, तो छोटे मोटे उद्योग को अगर यहाँ पर स्थापित करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगी, राजस्व की वो ज़मीनें जो कि कहीं ना कहीं पर अवैध कब्जों में फंसी हुई है। अवैध कब्जे से मेरा मतलब है, आप यहाँ पर देखिए कि इस क्षेत्र में कुछ लोगों ने पूरा 1-2 एकड़ कब्जा मार के रखा हुआ, बना कुछ नहीं है, ज़मीनें खाली पड़ी हैं, ना वो उनके काम आ रही हैं, ना नगर पालिका काम आ रही है। ऐसे ही हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे कभी किसी समय में कुछ लोगों ने घर बनाया था उन ज़मीनों में, आज अतिक्रमण की इतना बढ़ा कि लोगों ने बाउंड्री घेर करके वहाँ पर तमाम और भी ऐसे करते 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 पूरी ज़मीनें जो है तो कब्जे में चली गई। जबकि नगर पालिका को करना यह था कि सबसे पहले राजस्व का निरीक्षण करता और राजस्व के अनुसार जितनी भी भूमियाँ हैं उन्हें यहाँ पर से अवैध कब्जे से हमें हटवाना था। और जब अवैध कब्जे से ज़मीनें हटती तो हमारे पास रोज़गार मुहैया कराने के लिए जो है तो बहुत सारे संसाधन खुल जाते हैं। क्योंकि देखिए आज के डेट में ऐसा है कि रोज़गार का मतलब ये नहीं कि हर किसी को जो है तो नौकरी में रख लिया जाए। रोज़गार का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी तौर तरीके से यहाँ पर छोटा सा स्थापना करते हैं, खास तौर पर उद्योग को लेकर के, मैंने आपसे बताया कि कई तरह के उद्योग लगाए जा सकते हैं यहाँ पर। और उद्योग लगाने के साथ साथ मेरे दिमाग में आज ही एक बात आई कि जो रोज़गार मिला जनपद के माध्यम से उन पंचायतों में लगाया जाता है या ज़िले में लगाए, तो क्या छोटी सी पहल नहीं की जा सकती थी कि हम कुछ ऐसे रोज़गार से संबंधित जो मेले लगते हैं उन मेले का जो आयोजन है वो हम नगर पालिका के माध्यम से कराते हैं। हो सकता है 10-20 नहीं तो 50 या जो 5 भी अगर 5 लोगों का भी अगर कहीं ना कहीं पर रोज़गार मिल रहा होता तो वो पर्याप्त होता। लेकिन करेगा कौन ऐसा? अभी भी जो है कुछ महीनों में जो है तो चुनाव होना है, अभी काफ़ी सारी निर्णायक बातें जो है तो अभी सामने आना है। काफ़ी सारे यहाँ पर जो है तो गंभीर विषय हैं जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। अब धीरे धीरे करके आप देखिए कि माहौल जो है तो फिर से उसी चुनाव की ओर जा रहा है और कहीं ना कहीं पर गलतियां हमारी हैं, क्योंकि हमने आज तक कभी ये सवाल पूछा ही नहीं कि एक प्रत्याशी जब चुनाव लड़ने आता है, मैदान में होता है, तो बस हम उसका व्यवहार देख रहे होते हैं, कुछ लोगों का पैसा देख रहे होते हैं, कुछ लोग जो है तो ये देख रहे होते हैं कि नहीं बहुत पैसे वाला है, कुछ लोग ये देख रहे होते हैं कि यार नहीं गरीब है, कुछ लोग सिंपैथिक वोट पा रहे होते हैं। ये सब बंद करिए। इससे बेहतर होगा कि आप अपने उस प्रत्याशी से, चाहे वार्ड पार्षद के लिए हो, चाहे अध्यक्ष के लिए हो, या कोई भी ऐसा हो, मैं हर चुनाव की बात करता हूँ, चाहे सरपंच की बात करें या फिर जनपद की बात करें या लोकसभा या विधानसभा, तो ऐसे तमाम चुनाव में आप सिर्फ सामने वाले कैंडिडेट से ये तो पूछिए कि भैया वो चुनाव जीतने की बात करेगा क्या। और चुनाव, सबसे पहला सवाल तो है कि चुनाव लड़ना क्यों चाहता है। क्योंकि चलिए ठीक है, चुनाव हर कोई लड़ना चाहता है, लेकिन चुनाव लड़ने के साथ सबसे पहली बात ये सामने आती है कि वो लड़ना क्यों चाहता है, उसके पास मास्टर प्लान क्या है, वो क्षेत्र का विकास कैसे करेगा, नगर का विकास कैसे करेगा, जिले का विकास कैसे करेगा, साथ में अपने विधानसभा का विकास कैसे करेगा। अगर इस तरह के कुछ सवालों पर अगर हमने शुरू से ध्यान दिया होता तो आज ये स्थिति यहाँ पर निर्मित नहीं होती। अब तो सिंपल सा एक सीधा सवाल है कि आज एक महंगाई का दौर है, यहाँ ट्रेनें बंद हैं, लोग परेशान हैं, हताहत है, तरह तरह की समस्याओं से जो है तो लोग जूझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक गंभीर विषय सामने आता है। हमारे यहाँ के चाहे सांसद हों, विधायक जी हों, मंत्री जी हों, तमाम कई जनप्रतिनिधि, चाहे नगर पालिका के अध्यक्ष रहे हों, किसी ने कोई इस पर कोई पहल नहीं की। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, एक नई क्रांति के साथ। इस बार होने वाले चुनाव में आप अपने उस प्रत्याशी से, उस कैंडिडेट से सवाल जरूर कीजिए कि वो करना क्या चाहता है, क्या उसके पास वाकई मास्टर प्लान है कि एक वार्ड का निर्णायक भूमिका कैसे निभाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमारे एक वार्ड का राजा वार्ड पार्षद होता है और हमारे पूरे क्षेत्र का राजा, हमारे यहाँ का जो अध्यक्ष चुना जाएगा, यानी कि महापौर का जो चुनाव होगा वो इस पूरे क्षेत्र का राजा होगा। तो क्या वाकई उसने मास्टर प्लान रखा है कि कैसे। क्योंकि हम हर पंचवर्षीय चुनाव में देखते हैं कि जब पूरा एक 5 साल कैसे बीतता है, उस 5 साल के दौरान यह देखा जाता है कि किसी के पास कोई मास्टर प्लान नहीं होता और वो अपने सिस्टम पर काम नहीं कर रहा होता, बल्कि उसे जहाँ भी कमीशन का खेल दिखाई देगा वो अपनी कमीशन के मुताबिक जो है तो काम कर रहे होते हैं। क्यों इतने पैसे खर्च करना। एक सड़क ऐसी बनाइए कि 5 साल हमें कुछ करना ना पड़े, एक नाली ऐसी बनाइए कि हमें 5 साल उसकी ओर देखना भी ना पड़े, एक पानी की व्यवस्था आप ऐसी करिए कि हमें कम से कम आज से लगभग 10 साल 20 साल तक जो है तो हमें उसके बारे में चिंता ना करना पड़े। बोर जो है तो हम देख रहे हैं कि हर पंचवर्षीय में जो है तो फिर से नए नए बोर कराए जाते हैं और वो बोर
कई उसमें देखा जाता है कि 10 बोर अगर सक्सेस हैं तो 20 बोर हमारे ख़राब हो चुके होते हैं। तो ऐसा नहीं, ये सारे सिस्टम से जो है तो बदलिए, क्योंकि सरकार का पैसा नहीं बल्कि आप जैसे और हमारे जैसे लोगों के ही टैक्स का पैसा होता है जो आज यहाँ पर आ रहा होता है। नगर पालिका परिषद प्रशांत क्षेत्र में मैंने एक कमी और देखी, हमारे नगर पालिका क्षेत्र की जो आय है वो 0 है, और यहाँ पर जो कर्मचारी हैं हमारे परिषद के वो हद से ज़्यादा हैं। तो मैं नहीं कहता कि उन्हें कम करिए, बल्कि आय की, इनकम की उस स्रोत को बढ़ाइए, क्योंकि हमारे यहाँ ना तो दुकानों की कमी है, ना तो हमारे यहाँ मंडी की कमी है, सब कुछ विधिवत है, सब कुछ सिस्टम से है। लेकिन फ्री की राजनीति और फ्री के वोट बैंक के चक्कर में इस क्षेत्र का मटियामेट कर दिया जाता है। दूसरी बात, इस क्षेत्र का जीर्णोद्धार करने के लिए हमने देखा कि यहाँ कई सारी बड़ी बड़ी योजनाएँ आई। छत तालाब का जीर्णोद्धार होना था, उसका विस्तारीकरण होता, एक नए सिस्टम से सौंदर्यीकरण होता। हमारे यहाँ 2 सब्जी मार्केट के लिए मार्केट सेट का निर्माण होना था, एक धीरे धीरे चल रहा है, दूसरे का पता नहीं कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तमाम ऐसी कई सारी योजनाएं। एक मज़े की बात, 10 वर्ष बीतने के बाद आज हमारे यहाँ नल जल योजना का कार्य प्रारंभ हुआ। 35 करोड़ लगभग आज उसकी कीमत है, जिस पर काम चालू हो रहा है। 3 जगह पानी की टंकियां बनाई जा रही हैं। कितना दुर्भाग्य है, 10 वर्ष बीतने के बाद अब जाकर के कहीं काम चालू हो रहा है, और कितने वर्ष में पूर्ण होगा इसकी कोई वारंटी नहीं है। तो इस तरह की कुछ स्थितियां हैं, और हमें इन स्थितियों से ख़ास तौर पर बचना चाहिए। और हमें एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखनी चाहिए कि जिस कैंडिडेट को हम चुनाव लड़वा रहे हैं, चुनाव जिता रहे हैं, जिसे हम वोट दे रहे हैं, सवाल तो उससे हमें करना चाहिए। साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि नगर पालिका क्षेत्र में हमारे कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा कैंडिडेट जिसने जिम्मेदारियों की कोई वो ना हो, कोई जिम्मेदार व्यक्ति ना हो, या वो व्यक्ति जिसने सिर्फ और सिर्फ बिजनेस का प्रपोजल पकड़ रखा हो, ऐसे व्यक्तियों से दूर रहिए, क्योंकि वो बिजनेस के हिसाब से आएगा तो अपना ही बिजनेस ही करेगा। और स्वाभाविक बात है, जब बिजनेस होगा तो क्षेत्र का रोज़गार ख़त्म होगा और वो अपने हिसाब से 5 साल फिर चलाएंगे। क्षेत्र का क्या होगा क्या नहीं, उससे उनको कोई मतलब नहीं रहेगा। हमारे पास का एक नगर पालिका है जहाँ के अध्यक्ष हुआ करते थे स्वर्गीय राजेश सोनी जी। उन्होंने कोतमा का पूरा एक मास्टर प्लान बनाया, और मास्टर प्लान बनाने के साथ रोज़गार से लेकर के तमाम कई सारी चीज़ों का नक्शा ही बदल दिया है। आज उस कोतमा क्षेत्र को देखने लायक है। कोतमा नगर पालिका आज जो है तो हमारे अनूपपुर ज़िले की सबसे बेस्ट, सबसे अच्छी नगर पालिका के उसमें जानी जाती है, जहाँ पर आप चाहे किसी चौक चौराहे पे चले जाइए, सड़कों पे चले जाइए, या पानी की बात करें या फिर तालाब की बात करें, किसी भी ऐसी व्यवस्था की हर एक चीज़ में जो है तो अव्वल दर्जे पर जो है तो सबसे आगे होता है। लेकिन हमारे यहाँ की स्थितियाँ क्या हैं, कौन ध्यान देगा इन पर, ये सबसे बड़े सवाल हैं। तो चलिए इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा, और ख़ास तौर पर मेरी बातों पर जो है तो ज़रूर ध्यान दीजिए और समझिए कि मैंने कहा क्या है, क्योंकि हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।